लीला रचने में तो नटखट लड्डू गोपाल का कोई जवाब नहीं। लड्डू गोपाल अपने भक्तों के साथ बहुत खुश रहते हैं और उन्हें खुशियां देते भी हैं। ऐसी ही कहानी है यशोदा और नंद की, जिनकी खुशियों के लिए लड्डू गोपाल को एक साधारण बालक का रूप धरकर आना पड़ा और स्कूल भी जाना पड़ा। गोकुल गांव में यशोदा और नंद रहते थे। दोनों की शादी को 4 साल बीत गए थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। यशोदा और नंद दोनों लड्डू गोपाल के परम भक्त थे। वे रोज अपने घर में लड्डू गोपाल को स्नान कराते, उन्हें तैयार करते, भोग लगाते और उनकी पूजा करते। नंद गांव के मुखिया जी के खेतों में काम करता था। नंद के काम पर जाने के बाद यशोदा का सारा समय लड्डू गोपाल के साथ बीतता। वो उनके साथ खेलती, उनके लिए तरह तरह के पकवान बनाती और उन्हें खिलाती। खाओ खाओ न मेरे लड्डू गोपाल, आज मैंने आपके लिए खीर पूरी बनाई है। आपको खीर पसंद है ना? लो खा लो। कल मैं आपके लिए अपने हाथों से ताजे ताजे मक्खन निकालूंगी और आपको मक्खन का भोग लगाऊंगी। मक्खन का नाम सुनते ही लड्डू गोपाल ने सारी खीर झटपट खा ली। यशोदा जब अपने हाथ में खीर लेकर लड्डू गोपाल के मुंह के पास ले जाती तो खीर अपने आप कहीं गायब हो जाती। यशोदा ने देखा कि लड्डू गोपाल के मुंह में खीर लगी हुई थी। इसी तरह यशोदा लड्डू गोपाल को जो भी खिलाती वे बड़े प्यार से खा लेते थे। मेरे लड्डू गोपाल, क्या तुम नहीं चाहते कि हमारे आंगन में सचमुच का लड्डू गोपाल खेले? मेरी सूनी गोद कब भरेगी? बोलो, तुम तो मेरे बेटे हो ही। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जगह कोई नहीं लेगा, लेकिन मेरे सिर से बांझ का कलंक हटा दो। इसी तरह यशोदा लड्डू गोपाल से बातें करती और उनसे संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती। नंद भी लड्डू गोपाल का बहुत ख्याल रखता था। वो जब भी बाहर से आता लड्डू गोपाल के लिए कुछ न कुछ जरूर लाता था। यशोदा, ये लो, मैं लड्डू गोपाल के लिए मिश्री लाया हूँ। लड्डू गोपाल को दही और मिश्री बहुत पसंद है ना? उन्हें कल दही और मिश्री का भोग लगाना। हाँ, मेरे लड्डू गोपाल को दही मिश्री बहुत पसंद है। देखो कैसे खुशी के मारे मुस्कुरा रहे हैं। यशोदा और नंद जैसे भक्त पाकर लड्डू गोपाल भी बहुत खुश थे। उन्होंने नंद और यशोदा को अपना आशीर्वाद दिया और यशोदा की इच्छा पूरी हो गई। कुछ ही दिनों के बाद यशोदा के पैर भारी हो गए और 9 माह के बाद उसने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। ये लड्डू गोपाल के आशीर्वाद से हुआ है, हम इसका नाम लड्डू रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लड्डू गोपाल, आपकी कृपा से मेरी सूनी गोद हरी हो गई। अब यशोदा और नंद लड्डू गोपाल का पहले से भी ज्यादा ध्यान रखने लगे। समय बीतता गया। यशोदा और नंद का बेटा लड्डू भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। लड्डू रोज नंद और यशोदा को लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए देखता। एक दिन, माँ, ये कौन है? तुम इन्हें रोज नहलाती हो, खिलाती हो, सुलाती हो, क्या ये सब काम ये खुद नहीं कर सकते? बाबा भी इनके लिए रोज कुछ न कुछ लेकर आते हैं। जो चीज मेरे लिए आती है वो इनके लिए भी आती है। आखिर कौन है ये? लड्डू बेटा, ये लड्डू गोपाल हैं। ये तेरे बड़े भाई हैं। जैसे मैं तेरे लिए सब कुछ करती हूँ, वैसे ही तेरे भाई के लिए भी सब कुछ करती हूँ। अच्छा, फिर तो मैं इनके साथ खेल सकता हूँ ना? हाँ, तू इनके साथ खेल सकता है। लड्डू बहुत खुश था कि उसे उसके साथ खेलने के लिए एक भाई मिल गया है। अब लड्डू रोज लड्डू गोपाल के साथ खेलता, उन्हें अपने साथ खाना खिलाता और उन्हें अपने साथ सुलाता था। लड्डू का प्रेम देखकर लड्डू गोपाल भी बहुत खुश थे। उन्हें भी लड्डू का साथ अच्छा लगने लगा था। धीरे धीरे लड्डू बड़ा हो रहा था। एक दिन, लड्डू के बाबा, हमारा लड्डू 4 साल का हो गया है, अब इसका एडमिशन स्कूल में करवा दो। ठीक है यशोदा, गांव के सरकारी स्कूल में कल ही लड्डू का एडमिशन करवा दूंगा। दूसरे दिन नंद ने लड्डू का एडमिशन स्कूल में करवा दिया। लड्डू अब स्कूल जाने लगा था। स्कूल जाने से पहले उसने अपने स्कूल बैग में लड्डू गोपाल को रख लिया। लड्डू बेटे, लड्डू गोपाल को यहीं रहने दो। माँ, मैं लड्डू गोपाल के बिना कैसे रहूंगा? वहाँ मेरा मन नहीं लगेगा। लड्डू बेटे, शाम को जब घर आओगे तब लड्डू गोपाल के साथ खूब खेलना, लेकिन अभी स्कूल में पढ़ाई करनी है ना। लेकिन माँ, तुमने कहा था कि लड्डू गोपाल मेरे बड़े भाई हैं। अगर मैं स्कूल जा सकता हूँ तो लड्डू गोपाल क्यों नहीं? क्योंकि लड्डू गोपाल को स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है, वे बहुत ज्ञानी और विद्वान हैं। यशोदा ने लड्डू को समझाकर स्कूल तो भेज दिया, लेकिन लड्डू का पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। वो स्कूल में बैठकर सिर्फ लड्डू गोपाल को याद किया करता था। इस तरह लड्डू परीक्षा में फेल होने लगा, जिस कारण नंद और यशोदा परेशान रहने लगे। यशोदा मन ही मन लड्डू गोपाल से प्रार्थना करने लगी, हे लड्डू गोपाल, मेरे लड्डू को ना जाने क्या हो गया है, वो पढ़ाई करता ही नहीं है। आप ही कुछ करो ना प्रभु, आपके पास तो सारी मुश्किलों का हल है।
लड्डू गोपाल यशोदा की प्रार्थना सुनकर मुस्कुराए। दूसरे दिन जब लड्डू स्कूल जाने के लिए घर से निकला तो रास्ते में लड्डू गोपाल एक साधारण बालक के भेष में लड्डू के पास आए और बोले, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? नहीं, मैं लड्डू गोपाल के अलावा किसी के साथ नहीं खेलता। लेकिन तुम कौन हो? मेरा नाम पुच्चू है, मैं पास के जंगल में रहता हूँ। क्या तुम मुझे अपने साथ स्कूल ले चलोगे? मैं तुम्हें अपने साथ स्कूल तो नहीं ले जा सकता, लेकिन मेरा पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। क्या तुम मेरे बदले में स्कूल जा सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी जगह पर स्कूल जा सकता हूँ, लेकिन तुम ये बात किसी को मत बताना। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। पुच्चू ने अपने चमत्कार से लड्डू का रूप धारण कर लिया। लड्डू ये देखकर बहुत खुश हो गया कि उसे अब स्कूल जाकर पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। उसने पुच्चू को अपना भारी बस्ता पकड़ाते हुए कहा, ये लो, ये मेरा स्कूल बैग है, इसे लेकर स्कूल चले जाओ, तब तक मैं यहाँ खेलता हूँ। ठीक है, ये कुछ खिलौने हैं, इन्हें रख लो और इन्हीं के साथ खेलना। लड्डू के भेष में लड्डू गोपाल पीठ पर स्कूल का भारी बस्ता लादकर स्कूल की तरफ चल दिए। सारा दिन उन्होंने स्कूल में पढ़ाई की। स्कूल में मास्टर जी जो भी पढ़ाते, लड्डू गोपाल खूब मन लगाकर पढ़ते। बोलो बच्चों, आ से अनार, आ से आम, आ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईंख, ई से इमली, ई से ईंख। अरे वाह लड्डू, आज तो तुम्हें एक बार में ही सब कुछ समझ आ गया। अब मास्टर जी को क्या पता था कि असल में लड्डू कौन है। लड्डू गोपाल मंद मंद मुस्कुराते और दिन भर पढ़ाई करते। मास्टर जी की सिखाई हुई हर चीज उन्हें याद हो जाती। वो दूसरे बच्चों की भी पढ़ाई में मदद करने लगे और लंच के समय में अपने बस्ते से खाना निकालकर भरपेट खाते। वो दूसरे बच्चों के साथ खेलते भी थे। शाम को जब वो स्कूल से लौटे तो उन्होंने लड्डू को वो सब पढ़ाया जो उन्होंने स्कूल में पढ़ा था। बोलो लड्डू, आ से अनार, आ से आम, आ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ई से इमली, ई से ईख। लड्डू गोपाल के चमत्कार से लड्डू को सारी पढ़ाई समझ में आने लगी और उसका पढ़ने में मन लगने लगा। अब रोज यही होता। लड्डू जंगल में बैठकर खिलौनों से खेलता और लड्डू गोपाल उसका रूप धरकर स्कूल चले जाते। जब वो स्कूल से लौट कर आते तो लड्डू को सब कुछ पढ़ाते। धीरे धीरे लड्डू बहुत होनहार हो गया। लड्डू गोपाल की पढ़ाई हुई सारी बातें उसे जुबानी याद रहने लगी। इसी तरह से समय बीतता गया और लड्डू बड़ा होने लगा। लेकिन अब भी लड्डू गोपाल उसका रूप धरकर स्कूल जाते और पढ़ाई करते। लड्डू सिर्फ परीक्षा देने स्कूल जाता। लड्डू के बाबा, हमारा लड्डू अब बहुत होशियार हो गया है। लड्डू गोपाल के आशीर्वाद से इसका पढ़ने में खूब मन लगता है और अपनी कक्षा में अव्वल आता है। हाँ यशोदा, ये सब लड्डू गोपाल की कृपा से ही हुआ है। लड्डू के बाबा, हम अपने लड्डू को आगे भी पढ़ाएंगे। धीरे धीरे लड्डू ने 10वीं की परीक्षा भी पास कर ली। वो पूरे गांव में अव्वल आया था। पढ़ाई के प्रति उसकी लगन देखकर उसके माता पिता उसे आगे पढ़ाना चाहते थे। लड्डू भी आगे पढ़ना चाहता था, लेकिन गांव में कॉलेज नहीं था। एक दिन, लड्डू के बाबा, हमारा लड्डू आगे पढ़ना चाहता है, क्यों ना पढ़ने के लिए हम इसे शहर भेज दें। यशोदा, बात तो तेरी ठीक है, लेकिन शहर रहने और पढ़ने का बहुत खर्चा आएगा। हम इतना खर्चा कैसे कर पाएंगे? लड्डू गोपाल चाहेंगे तो सब हो जाएगा। आप मुखिया जी से कहो ना कि लड्डू को पढ़ने के लिए शहर भेज दे। ठीक है, मैं कल ही मुखिया जी से बात करूंगा। दूसरे दिन नंद मुखिया जी के पास जाता है और सारी बात बताता है। हाँ, नंद लड्डू पढ़ने में बहुत तेज है। 10वीं में सबसे अव्वल आकर उसने पूरे गांव का सम्मान रखा है। शहर जाकर पढ़ाई करेगा तो हमारा नाम रोशन करेगा। मैं लड्डू को शहर भेजने और उसे पढ़ाने का पूरा खर्च उठाऊंगा। घर आकर नंद ने ये बात यशोदा और लड्डू को बताई। ये सुनकर लड्डू उदास हो गया। लड्डू उसी समय जंगल गया और पुच्चू को याद करने लगा। तभी पुच्चू यानी लड्डू गोपाल उसके सामने आ गए। क्या बात है लड्डू, तुम परेशान क्यों हो? क्या बताऊं पुच्चू, माँ और बाबा आगे पढ़ने के लिए मुझे शहर भेजना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ कैसे खेलूंगा? और शहर जाकर तो मुझे ही कॉलेज जाना पड़ेगा ना, तुम तो वहां नहीं होगे। लड्डू, मैं तो हर समय हर जगह तुम्हारे साथ हूँ। मतलब तुम कौन हो? मैं वही हूँ जिसकी याद में तुम पढ़ाई नहीं करते थे, तुम्हारा भाई लड्डू गोपाल। और इतना कहते ही पुच्चू यानी लड्डू गोपाल अपने असली रूप में आ जाते हैं। अपने सामने साक्षात लड्डू गोपाल को देखकर लड्डू बहुत खुश हो जाता है। लड्डू गोपाल, आप शहर में भी मेरे साथ रहोगे ना? मेरे साथ कॉलेज चलोगे ना? हाँ लड्डू, मैं वहां भी तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन अब पढ़ाई तुम्हें खुद करनी होगी। मेरे आशीर्वाद से तुम बहुत होनहार छात्र बन गए हो, इसलिए अब पढ़ाई करने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब मैं घर चलता हूँ।
कल सुबह मुझे शहर के लिए निकलना है, तुम मेरे साथ रहना। ठीक है लड्डू, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं तो सदा तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद लड्डू अपने घर आ जाता है और अपने माता पिता को सारी बात बताता है। मुझे तो पहले से ही पता था कि मेरे लड्डू गोपाल हमेशा हमारी मदद करते हैं। आज हम जो कुछ भी हैं उनके कारण ही हैं। यशोदा, नंद और लड्डू ने हाथ जोड़कर लड्डू गोपाल का धन्यवाद किया। दूसरे दिन लड्डू शहर के लिए निकल गया और वहां जाकर उसने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। लड्डू गोपाल पढ़ाई करने में अब भी उसकी मदद करते थे। मम्मी चलो ना, आपको और कितना मेकअप करना है अभी? बस 2 मिनट और। ओहो मम्मी चलो ना, वाटर पार्क में जब हम पानी में जाएंगे तब तो आपका सारा मेकअप वैसे ही धुल जाएगा। चुप कर, बहुत बोलने लगी है। जब बड़ी हो जाएगी ना तब तुझे समझ आएगी मेकअप की इम्पोर्टेंस। ना मम्मी, मैं तो कभी मेकअप नहीं करूंगी। बिल्कुल ठीक बेटा, और वैसे भी मेरी गुड़िया तो इतनी प्यारी है कि उसे मेकअप की जरूरत ही नहीं। ओहो लो, छोड़ दिया मैंने। चलो अच्छा सुनिए, वाटर पार्क से लौटते हुए थोड़ा मार्केट भी चल लेंगे। जन्माष्टमी आ रही है तो बाल गोपाल जी के लिए नए कपड़े और बाकी का सामान लेना है। बाकी का सारा सामान खरीद लेना मम्मी, लेकिन बाल गोपाल जी के कपड़े मत लेना। अरे पर ऐसा क्यों बेटा? जन्माष्टमी पर तो बाल गोपाल जी को नए कपड़े ही पहनाते हैं ना। हाँ मम्मी, पर इस बार भी बाल गोपाल नए ही कपड़े पहनेंगे, लेकिन मार्केट से खरीदे हुए नहीं। आप भूल गयी? इस बार तो हम बाल गोपाल के कपड़े खुद बनाने वाले थे ना। अरे हाँ, ऐसा सोचा तो था, पर बेटा टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल है। कुछ मुश्किल नहीं है मम्मी, आप बस मुझे बता देना कि कैसे करना है। कपड़े मैं ही बनाऊंगी। अरे बाबा, जो करना है वो लौट कर लेना। अब चलें। और इसी के साथ मीरा और उसके माता पिता घर से चल पड़े। वो सभी वीकेंड पर वाटर पार्क घूमने जा रहे थे। मीरा बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन ये एक्साइटमेंट वाटर पार्क जाने से ज्यादा किसी और बात को लेकर थी। मम्मी देखो, मैं बाल गोपाल जी को अपने साथ ले आई हूँ। हम लौटते हुए मार्केट से इनकी ड्रेस के लिए सब कुछ खरीद लेंगे। हम रेड कलर का कपड़ा खरीदेंगे और उस पर गोल्डन लेस लगाएंगे। और मैंने सोचा है कि मैं बाल गोपाल जी के लिए मोतियों की माला भी अपने हाथों से बनाऊंगी, तो उसके लिए कलरफुल मोती भी ले लेंगे। और हाँ, बाल गोपाल जी के लिए नई बांसुरी और मोर पंख भी तो चाहिए होंगे ना। हाँ हाँ, सब लेंगे बेटा, पर अभी तुम ये सब क्यों सोच रही हो? हम वाटर पार्क जा रहे हैं, तुम वहाँ जाने के लिए एक्साइटेड नहीं हो क्या? ऐसा नहीं है पापा, लेकिन बाल गोपाल जी का बर्थडे आ रहा है और वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना। चलो भाई, आ गए वाटर पार्क। तुम दोनों गेट की तरफ चलो, मैं जल्दी से टिकट्स लेकर आता हूँ। मीरा ने अपनी फैमिली के साथ वाटर पार्क में खूब एंजॉय किया और फिर कुछ देर बाद, मम्मी वो देखो, वो आपकी फेवरेट राइड है ना, चलो अब उसी पर चलते हैं। नहीं बेटा, वहाँ बच्चों को नहीं ले जा सकते, तो रहने दो उसे। लेकिन मम्मी आपको तो उस पर जाना था ना। ऐसा करो, आप दोनों वो राइड ले आओ, मैं यहीं पर आपका वेट कर लूंगी। नहीं बेटा, हम तुम्हें यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकते। मैं अकेली कहाँ हूँ मम्मी, मेरे बाल गोपाल तो है मेरे साथ। कविता, जब यहाँ आई ही है तो फिर दिल खोल कर मजे कर लो, फिर ना जाने कब मौका मिले। अच्छा ठीक है, पर मीरा तुम यहीं पर रहना, हमारे ठीक सामने। यहाँ से कहीं मत जाना तुम, ओके? हाँ मम्मी, आप जाओ पापा के साथ। इसके बाद कविता और सुनील राइड के लिए चले गए और मीरा वहीं पड़ी एक बेंच पर बैठकर अपने बाल गोपाल को निहारने लगी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल सब कुछ बदलने वाला था। सुनील और कविता एक बहुत ही बड़े झूले पर राइड ले रहे थे, जिसका संतुलन अचानक ही बिगड़ गया। झूला काफी जोर से हिलने लगा। उस वक्त सुनील और कविता काफी ऊंचाई पर थे, जहाँ से वो सीधे जमीन पर आ गिरे। मीरा को जब तक इस सब का पता चला, सब कुछ खत्म हो चुका था। उसके मम्मी पापा का साथ उससे हमेशा के लिए छूट चुका था। एक ही पल में मीरा अनाथ हो चुकी थी। इस हादसे के बाद पुलिस ने मीरा को उसके चाचा चाची के सुपुर्द कर दिया और यहीं से मीरा के लिए मुश्किलों का दौर शुरू हो गया। ए महारानी, सारा दिन ऐसे ही बैठी रहेगी या कुछ काम भी करेगी? मैं तो तंग आ गई हूँ इस आलसी लड़की से। जाकर रसोई में सारे बर्तन धो और फिर हम सबके बिस्तर भी लगा। चल उठ जल्दी से। हाँ चाची, मैं करती हूँ। अब चाची, जन्माष्टमी आने वाली है। तो तुझे उससे क्या करना है? मम्मी और मैं बाल गोपाल जी के लिए नए कपड़े बनाने वाले थे अपने हाथों से। हाँ तो अब ना तो तेरी मम्मी जिंदा है और ना ही मेरे पास इतना फालतू टाइम है, समझी? काम से बचने के बहाने मत बना और जाकर वो कर जो कहा मैंने। मीरा का घर और बाकी सब कुछ उसके चाचा यानी सुनील के छोटे भाई ने हथिया लिया, लेकिन फिर भी वो और उसकी पत्नी मीरा से बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। मीरा उनके लिए एक नौकरानी से बढ़कर और कुछ नहीं थी। मासूम मीरा ने सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन अपने बाल गोपाल के लिए उसे कुछ तो करना ही था। अरे ये दुपट्टा, ये किससे पूछकर उठाया तूने और क्या कर रही है तू इसके साथ?
चाची, मैं इससे बाल गोपाल जी के लिए नए कपड़े बना रही हूँ। क्या तेरी इतनी हिम्मत? ये दुपट्टा मैं अपने लिए खरीद कर लाई थी और तूने इसका ये हाल कर दिया। ठहर जा, आज मैं तेरा दिमाग ठिकाने पर लेकर ही आती हूँ। इतना कहकर मीरा की चाची रसोई की तरफ गई और वहाँ से एक मोटा बेलन लेकर बाहर आई। वो बहुत गुस्से में थी। वो उस बेलन से मीरा को मारने वाली थी, लेकिन वो ऐसा कर पाती उससे पहले ही मीरा रोती हुई घर से बाहर निकल गई। ये सब क्या हो गया मम्मी पापा? अब क्यों चले गए मुझे छोड़कर? बाल गोपाल जी, अब क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? मीरा अपने बाल गोपाल के साथ सारा दिन इधर उधर भटकती रही और फिर रात को वो फुटपाथ पर ही सो गई। सुबह आँख खुली तो भूख के मारे मीरा का बुरा हाल था। मीरा फिर चल पड़ी। मार्केट में एक से एक खाने की चीजें दिख रही थी, लेकिन मीरा के पास उन्हें खरीदने के लिए पैसे ही नहीं थे। तभी अचानक एक आदमी मीरा के पास आया और उससे बोला, ए लड़की, क्या कर रही है यहाँ पर? चल हट यहाँ से, ग्राहकों के लिए रास्ता छोड़। अंकल, मैं हट जाऊंगी, पर प्लीज कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। ऐसे मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा। खाना चाहिए तो तुझे काम करना होगा। हाँ अंकल, आप बताओ ना, क्या काम करना होगा मुझे? मेरे होटल में झाड़ू पोछा करना होगा और बर्तन भी धोने होंगे, लेकिन इसके बदले में मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा। हाँ, पेट भर के खाना खिला दिया करूंगा, वो भी रोज। मीरा छोटी भी थी और मासूम भी, इसीलिए उसने एक बार भी नहीं सोचा और उस आदमी की बात तुरंत मान ली। उस आदमी का नाम राम किशोर था। वो एक होटल चलाता था। उसने बड़ी ही चालाकी से मीरा को काम पर रख लिया, और वो भी सिर्फ 3 वक्त के खाने के बदले। लेकिन मीरा इसमें भी खुश थी। वो सारा दिन राम किशोर के होटल में काम करती और फिर होटल के बाहर ही फुटपाथ पर सो जाती। इतने मुश्किल हालात में भी मीरा ने बाल गोपाल का साथ नहीं छोड़ा और बाल गोपाल ने भी मीरा को थामे रखा। अंकल, कल जन्माष्टमी है, मुझे अपने बाल गोपाल जी के लिए नए कपड़े खरीदने हैं और इनकी पूजा भी करनी है और इन्हें खिलाने के लिए। अरे बस कर लड़की, तेरा खुद का तो कोई ठिकाना है नहीं और चली है बाल गोपाल को संवारने। तुझे पेट भर खाना दे रहा हूँ ना, बस उससे ज्यादा कोई उम्मीद मत करना मुझसे। मीरा उदास हो गई और जाकर बर्तन धोने लगी। तभी राम किशोर से मिलने उसका एक दोस्त वहाँ पर आया। कैसे हो राम किशोर? काम धंधा कैसा चल रहा है? ऊपर वाले का करम है भाई। और अपना सोनू, वो कैसा है अब? बस यही मत पूछो मेरे भाई, उसे जब जब देखता हूँ मेरा तो कलेजा फटने लगता है। पूरे 5 साल हो गए उसे बिस्तर पर पड़े पड़े, शरीर का कोई हिस्सा हिलने का नाम नहीं ले रहा। बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा लिया पर कोई फायदा नहीं हुआ। भगवान ही जाने क्या लिखा है मेरे बच्चे के नसीब में। इतना कहकर राम किशोर फूट फूट कर रोने लगा। दरअसल 5 साल पहले उसके बेटे सोनू को अचानक तेज बुखार आया और फिर उसके पूरे शरीर पर लकवा मार गया। तब से वो बिस्तर पर ही था। क्या डॉक्टर और क्या नीम हकीम, राम किशोर सब कुछ आजमा चुका था, लेकिन सोनू की हालत में बिल्कुल भी सुधार नहीं आया। वैसे तो इससे पहले भी मीरा ने सोनू के बारे में होटल के दूसरे कर्मचारियों से थोड़ा बहुत सुना था, लेकिन उस दिन राम किशोर से सारा हाल सुनने के बाद उससे रहा नहीं गया। वो सीधे राम किशोर के पास गई और उससे बोली, अंकल जी, ये लीजिए, ये मेरे बाल गोपाल जी का मोर पंख है। इसे सोनू भैया के तकिए के नीचे रख देना, फिर देखना मेरे बाल गोपाल उन्हें कैसे ठीक कर देंगे। मैंने इनसे कहा है सोनू भैया को ठीक करने के लिए, और ये मेरी बात हमेशा सुनते हैं। राम किशोर को मीरा पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, लेकिन फिर भी उसने वो मोर पंख उससे ले लिया और रात को उसे सोनू के तकिए के नीचे भी रख दिया। फिर अगले दिन, मीरा, ओ मीरा, कहाँ है तू? क्या हुआ अंकल जी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? गलती नहीं मेरी बच्ची, तूने तो वो कर दिखाया जिसकी मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी। इतना कहकर राम किशोर ने मीरा को गले से लगा लिया। तभी पीछे से सोनू वहाँ आया। उसे अपने पैरों पर खड़ा देखकर वहाँ हर कोई चौंक गया। सुशीला, देखो, यही है वो जिसने हमारे बच्चे को फिर से हमें लौटा दिया। नहीं अंकल जी, ये सब तो मेरे बाल गोपाल जी ने किया है। देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं, आप इन्हें थैंक यू कह सकते हैं। हाँ बेटा, हम तुम्हारे बाल गोपाल जी को थैंक यू भी कहेंगे और आज इनका बर्थडे भी खूब अच्छे से मनाएंगे। तुम्हें इनके लिए जो चाहिए वो सब मैं तुम्हें दिलवाऊंगी। क्या सच में आंटी? थैंक यू आंटी। आंटी नहीं बेटा, तुम अब से मुझे मम्मी बुला सकती हो। हम तुम्हारे बारे में सब जानते हैं, लेकिन तुम इतना जान लो कि आज से तुम अकेली नहीं हो, क्योंकि आज से हम तुम्हारे मम्मी पापा और सोनू तुम्हारा भाई है। मीरा के लिए एक ही पल में जैसे सब कुछ बदल गया। उसने मुस्कुराकर बाल गोपाल को देखा और उन्हें गले लगाते हुए बोली, थैंक यू बाल गोपाल जी और हैप्पी बर्थडे। Please subscribe
this channel.